शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा झांसी में वीरांगना वाहन रैली की भी है। देखिए, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के 197वें जन्म दिवस पर झांसी में महिला शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ करीब 600 महिलाएं रानी के परिधान में सजकर एक साथ दोपहिया वाहनों पर सड़क पर उतरी। नजारा ऐसा मानो महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं अपनी महिला सेना के साथ एक बार फिर झांसी की गलियों में निकल पड़ी हों। पूरे शहर में निकली इस भव्य वीरांगना वाहन रैली ने न केवल रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस की याद ताज़ा की, बल्कि आधुनिक युग की महिला शक्ति का सामूहिक स्वरूप भी दुनिया के सामने रखा। समर्पण सेवा समिति द्वारा आयोजित वीरांगना वाहन रैली का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर किया। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे विश्व व्यापार मेले में इस बार डिफेंस एक्सपो जोन सबसे आकर्षक और प्रभावशाली हिस्सा है। यहाँ देश की रक्षा क्षमता, स्वदेशी तकनीक और आधुनिक हथियारों की ताकत को देखने समझने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए एक्सप्लोसिव से लेकर स्मार्ट गाइडेड मिसाइलें, मल्टी रेंज रॉकेट सिस्टम और पानी के भीतर दुश्मन को निशाना बनाने वाली अत्याधुनिक टॉर्पीडो लोगों का ध्यान खींच रही है। जयपुर की सड़कों पर तेज आवाज से दहशत फैलाने वाले बाइकरों को अब सबक मिल गया है। मॉडिफाइड कर तैयार किए गए बड़े आकार के तेज आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर जयपुर पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि देखने वालों की भीड़ लग गई। असल में इसे लेकर मानसरोवर इलाके में पुलिस ने एक अनूठा अभियान चलाया। पहले तो पुलिस ने जब्त किए करीब 150 अवैध साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को सड़क किनारे लाइन से सजाया, फिर रोड रोलर बुलवाकर उन्हें एक एक कर कुचल डाला। पूरा एक्शन डीसीपी साउथ राजर्षि की मौजूदगी में हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में ये अभियान और तेज होगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आज एक बाघ ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं का रास्ता रोक लिया। असल में ये मंदिर सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बना है। ऐसे में जब लोग भगवान गणेश की पूजा के लिए जा रहे थे तो उन्हें सामने एक बाघ चहलकदमी करता दिखा। लोग डरकर जहां थे वहीं खड़े रह गए, लेकिन बाघ को इसकी परवाह नहीं थी। वो पूरे 10 मिनट तक यूं ही बीच सड़क पर आराम से चहलकदमी करता रहा। उसके जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब विदेशी पर्यटकों की जिप्सी के सामने एक बाघिन लंबे समय तक बैठी रही। बाद में वहां बाघ भी आ गया। दोनों को एक साथ देखकर पर्यटक खासे रोमांचित हुए। पर्यटक इन पलों को अपने कैमरे में कैद करते दिखे। कश्मीर में शरद ऋतु को सबसे रोमांटिक मौसम माना जाता है क्योंकि इन दिनों यहाँ प्राकृतिक सुंदरता अपने शबाब पर होती है। लिहाजा इस खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं। खासकर इस मौसम में रंग बदलते चिनार के पत्तों को देखना दिलचस्प है। कश्मीर में वैसे तो पतझड़ का मौसम सितंबर में ही शुरू हो जाया करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये अब नवंबर में दस्तक दे रहा है। बर्फ से ढके पहाड़ और चिनार के लाल सुनहरे पत्ते वादी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। न्यूज पथ में अब बात करते हैं भगवान बद्री विशाल के दरबार की, जहां कड़ाके की ठंड के बीच भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ यात्रा अपने अंतिम चरण में है और बर्फीली छटाओं के बीच यात्रा जारी है। बद्रीनाथ धाम में पड़ रही सर्दी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पानी तक जम रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पूरा गुरुद्वारा परिसर चांदी की तरह चमक रहा है। पहाड़ों की ये प्राकृतिक छटा ऐसी है जिसे देखने भर से मिजाज खुश हो जाए। उत्तराखंड के ये पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं और जब इन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक अलग ही निखार आ जाती है। इन सब के बीच बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। उत्तराखंड के 4 धाम में से 3 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं का लगातार पहुँचना जारी है। हालांकि यहाँ जिस तरह की प्रचंड ठंड पड़ रही है वो जरूर श्रद्धालुओं के लिए बाहर निकलने में थोड़ी बाधा बनती है, लेकिन जब धूप खिलती है तो पूरा धाम इनसे गुलजार नजर आता है।
पहाड़ी चोटियों पे अभी भी बर्फ है, ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फ है, निचली जगहों पे जो जब धूप आ रही है तो लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम में भी धूप के बीच थोड़ी सी राहत है, आनंद है। वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन अन्य समय में सुबह और शाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि धूप आने के बाद अच्छी खासी रौनक दिखाई दे रही है। पहाड़ों में अभी ठंड शुरू हुई है। अमूमन ये ठंड दिसंबर अंत और जनवरी के शुरू सप्ताह में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार अक्टूबर अंत और नवंबर में जो ठंड यहाँ पे देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा है। बद्रीनाथ धाम में दिन चढ़ने के साथ जब धूप निकलती है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार में दर्शन पूजन कर बाजार में खरीदारी का आनंद लेते भी नजर आते हैं। लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड की वजह से गिने चुने लोग ही दिखते हैं। पहाड़ों में इस बार अक्टूबर और नवंबर में बर्फबारी के बाद पारा एकदम लुढ़क चुका है। जो सर्दी अमूमन दिसंबर के अंत और जनवरी में देखने को मिलती थी वो इस बार अक्टूबर के अंत और नवंबर में पूरी तरह से देखने को मिली है। बद्रीनाथ धाम में नवंबर शुरू से लेकर लगातार पारा लुढ़क रहा है, कभी -10 तो कभी -16 से 20 के बीच पहुंच रहा है। इस समय बद्रीनाथ धाम की यात्रा अब अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन सुबह और शाम कड़ाके की ठंड हो रही है। यहाँ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जो पानी है, बहता पानी है, गिरता पानी है, वो हर तरफ जमा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तप्तकुंड थोड़ी सी राहत यहाँ पे यात्रियों के लिए बहुत बड़ी राहत देता है। इस बार बद्रीनाथ धाम में अक्टूबर और नवंबर दोनों ही माह में बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद यहाँ दिन प्रतिदिन ठंड में इजाफा देखने को मिला। पहाड़ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं तो पानी के स्रोत भी जम गए हैं। जगह जगह पानी जमकर बर्फ बना दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बीच जगह जगह अलाव तापकर और तप्तकुंड में स्नान कर श्रद्धालुओं को बहुत राहत मिल रही है। यहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, काफ़ी ठंड का माहौल है और धन्य है वो सभी यात्रीगण जो इस ठंड में नंगे पैर भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम लोग ग्लव्स, टोपी, कैप, सॉक्स सब पहन के भी मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है खड़ा होना यहाँ पे, लेकिन वो यात्री सभी लोग नंगे पैर भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और मैं भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना करूँगा कि आप उन सभी यात्रियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें जो इस कड़ाके की ठंड में भी आपके पास नंगे पैर दर्शन के हेतु आ रहे हैं। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। यहाँ पर ठंड के कारण पूरा पानी जम जाता है। सुबह और शाम काफ़ी ठंड है और दिन के वक्त धूप में थोड़ी सी गर्माहट रहती है, मगर शाम सुबह बहुत ही ठंड है। बद्रीनाथ धाम समेत पूरे चमोली जनपद में नवंबर महीने में ही ऐसी भीषण सर्दी पड़ रही है जैसी अमूमन दिसंबर और जनवरी में होती है। बताया जा रहा है कि ऐसी ठंड यहाँ देखने को नहीं मिली थी। नवंबर क्या, इस बार तो अक्टूबर महीने से ही यहाँ ठंड इतना जबरदस्त असर दिखा रही है। नवंबर में तो यहाँ का तापमान -20 डिग्री तक लुढ़क चुका है। चमोली जनपद में तो निचली जगह पर हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं अपना जबरदस्त असर दिखा रही हैं। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और नीति माना घाटी में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हालांकि नीति घाटी इन दिनों पूरी तरह से खाली हो चुकी है। यहाँ प्रवासी लोग अपने निचले प्रवास पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि बढ़ती ठंड के बीच यहाँ के लोग अपने शीतकालीन प्रवास का रुख कर लेते हैं। अब तो घाटी पूरी तरह से जमनी शुरू हो गई है। यहाँ बहता पानी, झरना सब कुछ फ्रिज होता नजर आ रहा है। प्रशासन द्वारा जगह जगह रास्तों में राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि ठंड से राहत मिल सके। वहीं जो सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब है, वहाँ की तस्वीर इस समय अद्भुत दिखाई दे रही है। हर तरफ बर्फ है। वहीं पवित्र सरोवर जो मौजूद है वहाँ पे वो पूरी तरह से अब जम चुका है। 10 अक्टूबर को यहाँ ठंड के कारण कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हर वर्ष 10 अक्टूबर को बंद होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ पानी, बर्फ और पाला ही देखने को मिलता है। वहाँ हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद अब यहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है झील। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की ये तस्वीरें देखिए, जहाँ सब कुछ सफेद सफेद ही नजर आ रहा है। यहाँ पूरी झील जम चुकी है तो गुरुद्वारे के आसपास बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। दरअसल हेमकुंड साहिब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, जिसके चलते यहाँ वर्ष भर में 8 महीने बर्फ गिरती है तो ठंड भी अपना असली रूप दिखाती है। फिलहाल चारों धाम में से अब केवल बद्रीनाथ धाम की ही यात्रा चल रही है, वो भी अपने अंतिम चरण में है। 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे, इसलिए कड़ाके की ठंड में भी यहाँ श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेरठ, कानपुर, मथुरा, वृंदावन का अयोध्या मॉडल पर होगा विकास। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
पीएम मोदी ने आज कोयम्बटूर से किसानों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के किसानों ने इस परिवर्तन को जिस साहस और नवाचार के साथ अपनाया है वो पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। पीएम मोदी यहां दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भी जारी की। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मेरठ, कानपुर, मथुरा और वृंदावन का अयोध्या मॉडल पर विकास होगा। सीएम योगी ने इसके लिए 478 परियोजनाओं को हरी झंडी दी। इनमें यातायात सुधार, पार्किंग, हरित क्षेत्र, पर्यटन और सौंदर्यीकरण शामिल हैं। वहीं राज्य में नहर व्यवस्था मजबूत करने के लिए भी 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर 394 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 36,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और 9 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। सीएम ने ये फैसले अपने आवास पर संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक के बाद लिए। मध्य प्रदेश के खजुराहो में सीएम मोहन यादव ने 5 सितारा होटल द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस का उद्घाटन किया। ये होटल 300 साल से ज्यादा पुराने राजगढ़ पैलेस को रिनोवेट करके बनाया गया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ये होटल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर तैयार किया गया है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ पर्यटन का जो व्यवसाय है वो और तेजी से बढ़े, जिसमें खासकर ये जो नैसर्गिक सौंदर्य के केंद्र है यहाँ इसी प्रकार से और बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत अच्छा है। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में बैठने के लिए कलर कोड व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले मेहमानों को अलग अलग रंगों के आधार पर मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वे आसानी से अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच सके। मेहमानों के आवास के लिए 4 विशेष ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं, जिनके नाम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता से प्रेरित होंगे। वहीं ध्वजारोहण से पहले वीआईपी द्वार यानी जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार का निर्माण भी पूरा हो गया। झीलों की नगरी उदयपुर में एक बार फिर रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग होने जा रही है। इस बार मौका है अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन के बेटे और अमेरिकी मूल की दुल्हन एलिजाबेथ की शादी की। चर्चा है इस शादी में शरीक होने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पूरी फैमिली के साथ पहली बार उदयपुर आ रहे हैं। 21 और 22 नवंबर को होने वाली इस ग्रैंड वेडिंग के लिए जगमंदिर पैलेस और सिटी पैलेस के माणक चौक को सजाया जा रहा है। आइए बात करते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की। देश और दुनिया की निगाहें एक बार फिर से राम नगरी अयोध्या पर हैं। 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर चल रही है। श्री राम मंदिर का श्रृंगार तो किया ही जा रहा है, अयोध्या नगरी की भी सजावट की जा रही है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि समारोह में आने वाले अतिथियों को कोई परेशानी न हो। चौदह वर्ष के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरे शहर को खूब सजाया था। पूरी अवध नगरी को रंग रोगन कर उसको दीपकों से सजाया था। आज एक बार फिर भगवान राम की नगरी अयोध्या को उसी तरह से सजाया संवारा जा रहा है। सड़कों पर झाड़ू लगाई जा रही है, रंग रोगन किया जा रहा है, पानी का छिड़काव करके गर्दो गुबार को साफ किया जा रहा है, क्योंकि अब वो शुभ घड़ी नजदीक आ गई है जिसका राम भक्तों और श्रद्धालुओं को इंतजार था। मंदिर का निर्माण पूरा होने पर अब इसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने का समय आ गया है। नगर अयोध्या में जो भी हमारे लोग आए, हमारे अतिथि आए, हमारे श्रद्धालुगण आए, वो एक स्वच्छ और साफ सुंदर अयोध्या की छवि लेकर यहाँ से जाए, इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम प्रतिबद्ध। भगवान श्री राम के भव्य और अलौकिक मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वज का ध्वजारोहण 25 नवंबर को होने जा रहा है। पूरी दुनिया अयोध्या के ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी, जब श्रद्धा, आस्था और संस्कृति का संगम साक्षात सनातन से होगा। श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराने का 2 बार सफल ट्रायल किया जा चुका है और सभी तकनीकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बार एक तरीके से प्रयोग किया गया और दोनों बार सफल हुआ, और हम सभी चाहते हैं, आप भी चाहेंगे कि 25 को यह पताका ऊपर लहराने लगे। अनुमान यह भी है कि
यह इस प्रकार का पताका जो है वह वर्ष में संभवतः एक बार या 2 बार का आयोजन होगा, जब पताका में कुछ बदलाव की जरूरत होगी, वरना पताका तो अपनी जगह पे रहेगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर एक तरफ उत्साह है तो दूसरी तरफ अयोध्या में मुस्तैदी और सुरक्षा में सख्ती की जा रही है। एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी, आईबी और अयोध्या पुलिस के जवान अभी से सावधानी बरत रहे हैं। हम टेक्निक के जितने भी डायमेंशंस हैं उनको इसमें समावेश किया गया है, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो या ड्रोन या टीजर ड्रोन के थ्रू हो, चाहे वो एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस के माध्यम से हम एक जो प्रिवेंशन की कार्रवाई अपनी करते हैं वो, और इसके साथ साथ इस जो सत्यापन के और चेकिंग फ्रिस्किंग के एंटी सबोटाज चेक करने के जो भी अपने हमारे तरीके हैं उससे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये चूंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, डे टू डे बेसिस पर हमें सतर्क रहना होता है। स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में है उनका सबको सहयोग लेकर के हम कार्रवाई करते हैं। पूरे अयोध्या में 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, जिनमें से 450 कैमरे येलो जोन में लगाए गए हैं। अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर भव्य दिव्य स्वरूप से ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां की जो निगरानी है वो सतर्कता के साथ है यहाँ पे, और लगातार ऑफिशियली जो एनएसजी कमांडेंट है, आरजेबी के जो जवान हैं, पीएससी है और साथ में एसपीजी कमांडेंट में यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि पीएम का प्रोटोकॉल है। उसको देखते हुए यहाँ पे काफी विशेष जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर आज आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि लगभग जो सीसीटीवी कैमरेस हैं वो एआई टेक्निक के हैं, उससे लोगों की निगरानी होगी। और साथ में जो है जब मंदिर में प्रवेश होगा, मंदिर में प्रवेश के दौरान जो मशीनें हाईटेक लगाएगी उसमें उनकी चेकिंग होगी। चेकिंग के दौरान वो श्रद्धालु जो है मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकेंगे, और प्रवेश के बाद जो है QR कोड उनको जो मिला है उससे उनकी टेस्टिंग होने के बाद जो है सीधा वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। मेहमानों को राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस सिस्टम से होकर गुजरना होगा। कार्ड पर मौजूद QR कोड की जांच के बाद ही मेहमानों को प्रवेश दिया जाएगा। भगवान श्री राम के मंदिर पे ध्वजारोहण का खास समारोह है। 25 नवंबर की वो तारीख है, विवाह पंचमी का वो खास पल है, वो खास दिन है जिस दिन उस दिन ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर जो है वहां पे सारी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। विशेष मेहमान जो है, जो बुलाए गए हैं मेहमान, उनके लिए एक खास बारकोड कोड की व्यवस्था उनके पासेस में दी गई है, जिसके द्वारा वो प्रवेश कर सकेंगे। और क्योंकि प्रधानमंत्री ये अयोध्या में उनका 5वां दौरा होगा, जब ध्वजारोहण में वो शामिल हो रहे हैं, उसको देखकर यहाँ पे जो चुनौतियां हैं प्रशासन की वो पूरी कर ली गई है, और मजबूत दिशा के साथ जो है पूरा ये कार्यक्रम संपन्न होने की स्थिति में नजर आ रहा है। इस आयोजन में देश विदेश के 8 से 10,000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। यूपी के अलग अलग शहरों से लेकर नेपाल के जनकपुर तक विशेष अतिथियों को इस ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किया गया है। मेहमानों के ठहरने के लिए 5,000 से अधिक कमरों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1600 कमरे राम मंदिर ट्रस्ट ने विशेष रूप से रिजर्व किए हैं, ताकि अतिथियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार होने वाले राम सीता विवाह महोत्सव के लिए भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं 25 नवंबर को वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोग रामलला का दर्शन नहीं कर सकेंगे, यानी राम भक्तों को दर्शन 26 नवंबर के बाद ही हो पाएगा। यकीनन इस आयोजन का महत्व आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आस्था के तौर पर बेहद खास है। ऐसे में ध्वजारोहण समारोह का ये पल भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने के लिए तैयार है। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 513 अंक उछलकर 85,186 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 143 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 26,053 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 1,500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,27,300 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 4,000 रुपए उछली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,60,000 रुपए पर पहुंच गई।
डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। बुधवार को रुपया 2 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 58 पैसे हो गई। BMW भारत ने अपनी एडवेंचर बाइक BMW F450 GS लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी से 19 दिसंबर से शुरू होने वाले इंडिया बाइक वीक इवेंट में पेश कर सकती है। कंपनी से भारतीय बाजार में 4 वेरिएंट्स में उतारने जा रही है। दावा है कि बाइक की टॉप स्पीड 160 kmph है। BMW F450 GS की अनऑफिशियल बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप इसे 50,000 की टोकन मनी देकर बुक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब स्कूलों में बच्चों का बोझ कम करने और पढ़ाई को मजेदार बनाने पर जोर दे रही है। इसी पहल के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 10 दिन बैगलेस क्लास लागू की गई है। इससे बच्चों को किताबों की जगह खेल, अन्य गतिविधियां और प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिलेगा। आनंदम नाम से चलाई जाने वाली इस योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 10 दिन स्कूल बैग लाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में सवाल है कि बैगलेस दिनों में बच्चों को स्कूल में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इसका जवाब है कि बैगलेस दिनों में इन बच्चों को खास करके खेलकूद, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद यानी कि डिबेट कंपटीशन सिखाए जाएंगे। साथ ही पिकनिक, कला, संगीत, डांस जैसी गतिविधियां, ग्राउंड एक्टिविटी और टीम वर्क, इसके साथ ही क्रिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। आनंदम योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें तनाव से मुक्त रखना। इसके साथ ही किसी भी काम को सीखने को और मजेदार बनाना, ग्राउंड और आउटडोर गतिविधियों को बढ़ाना है। साथ ही ये जानना है जरूरी है कि कब कब ये बैगलेस दिवस जो हैं वो होंगे। तो आपको बता दें कि बैगलेस दिवस की गतिविधियां नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के तीसरे और चौथे शनिवार, जबकि दिसंबर 2025 के सभी शनिवार और फरवरी 2026 के पहले और दूसरे शनिवार को आयोजित की जाएंगी। इन बैगलेस दिनों में बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के साथ साथ उन्हें विभिन्न तरह की मजेदार और सीख देने वाली गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। इसका मकसद है कि बच्चे सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि अनुभव और खेल से भी सीखें। चंदौली में हमारे सहयोगी उदय गुप्ता ने स्कूली बच्चों और टीचर्स से इस अनोखी पहल को लेकर बात की और उनकी राय जानी। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए आनंदम योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 10 दिन बच्चों को बैगलेस स्कूल में आना है, यानी एक सेशन में 10 दिन बिना स्कूल बैग के बच्चे स्कूल में आएंगे। उन दिनों में तमाम एक्टिविटीज कराई जाएंगी। इस वक्त हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के एक सरकारी स्कूल में हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, टीचर हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह योजना कैसी है और इस योजना को लेकर के ये क्या सोचते हैं। छोटी बच्ची है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6। ये बताइए, आनंदम योजना की शुरुआत हुई है, एक सेशन में 10 दिन बिना बैग के स्कूल आना है, उस दौरान एक्टिविटीज वगैरह कराई जाएगी। यह योजना कैसी है? बहुत अच्छी है। इससे हम लोग को नए नए चीजें सीखने को और जानने को मिलेंगी, जिस चीज में हम अपनी कला को और बढ़ा सकते हैं। ये योजना बहुत अच्छी है। योजना बहुत अच्छी है। आपका क्या नाम है? तनु मौर्य। आप बताइए, आपका क्या कहना है? ये योजना बहुत अच्छी है, जिससे हमें अनेक नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आपका क्या नाम है? दर्शिका। दर्शिका, ये बताइए, ये 10 दिन बैगलेस यानी बिना बैग के आना है, बैग का बोझ बहुत बढ़ जाता है आप लोगों का, तो एक तो ये है कि बिना बैग के आना है, और जब बिना बैग के आप आएंगी तो तमाम तरह की एक्टिविटी कराई जाएंगी, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग, खेल कूद। तो ये योजना कैसी है और इससे क्या लाभ मिलेगा आपको? ये योजना बहुत अच्छी है। इससे हमें नए नए चीजें सीखने की मिलेगी और ये इसमें नए नए जो हम नहीं जानते होंगे, नए खेल और नए शिक्षा में कला का प्रदर्शन होगा, विकास होगा। यस, विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आप इधर आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? रवि कुमार अग्रवाल। ये बताइए कि 10 दिन एक सेशन में पढ़ाई के दौरान 10 दिन बैगलेस आना है, बिना बैग के आना है, उस दौरान तमाम एक्टिविटीज कराई जाएंगी। तो ये योजना कैसी है और आपका क्या कहना है? ये योजना अच्छी है और मेरा कहना ये है कि ये कला अपने जैसे जीवन में कुछ भी करना हो वो ये निकालेगा अपने जीवन से। मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग? हाँ, कला, खेलकूद और पढ़ाई के अलावा कुछ भी सीख सकते हैं। और ये जो आनंदम योजना है, इसको किस तरह से देखती हैं आप? सर, ये आनंदम योजना बहुत अच्छा है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, कि पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ और आगे सीख सकें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, और सभी के लिए सामने उनके जो वो जानते हैं उन सब का प्रदर्शन हो, उनके भीतरी जो
एक्टिविटी है वो सब बाहर आए, वो अपने एक्टिविटी, अपने जो क्वालिटी है उनको बाहर दिखाएं। इनके लिए बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया योजना है। सर भी हैं, ये बताइए कि आनंदम योजना जो लागू हुई है नई शिक्षा नीति के तहत, तो एक सेशन में 10 दिन बैगलेस बच्चे आएंगे, तो उसमें खेल कूद वाद विवाद इस तरह का, तो उनकी जो पढ़ाई है या जो उनका डेवलपमेंट है, विकास है बच्चों का, उसमें यह योजना कितनी सहायक होगी? ये योजना पूरी तरीके से स्वागत योग्य है और वाद विवाद प्रतियोगिता और भ्रमण से, खास करके वाद विवाद प्रतियोगिता से बच्चों में चिंतन शक्ति का जो विकास होता है और इस चिंतन शक्ति से जो है उनके अंदर तर्क शक्ति जो विकसित होती है, तो कुछ जो अलग होगा, तर्क शक्ति विकसित होगी और जो वास्तव में पढ़ाई होती है उसमें भी तर्क ही काम आता है। तो 10 दिन यदि हम लोग ये सब कराएंगे, मैं तो ये कहूँगा कि ये बच्चों के लिए ही नहीं, इस तरीके की चीज़ें वाद विवाद प्रतियोगिता और ये टीचरों के लिए भी जो है सरकार को करना चाहिए, ताकि जो है वो एक दूसरे के जो है विचारों से जो है वो अवगत हो सकें और अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा दे सकें। कुल मिलाकर ये योजना ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको खराब लगे। ये पूरी तौर पर स्वागत योग्य है और सरकार के इस सराहनीय कदम की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। खतरे में है व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले 3.5 अरब से ज्यादा यूजर्स का डेटा। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले 3.5 अरब से ज्यादा यूजर्स का डेटा खतरे में है। एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि एक बड़ी सिक्योरिटी कमजोरी की वजह से यूजर्स की प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन की डिटेल्स लीक हो सकती है। वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस खामी का पता लगाया है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस खामी के कारण किसी भी नंबर को चेक करके पता चल जाता है कि वो व्हाट्सएप पर एक्टिव है या नहीं। फिर प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन की डिटेल्स आसानी से निकाली जा सकती हैं। इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपके पास भी फाइनेंशियल सर्विस या ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के नाम से फर्जी एसएमएस आते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए भेजी जाने वाली सभी एसएमएस टेम्पलेट्स में मौजूद वेरिएबल कंपोनेंट्स को अब प्री टैग यानी पहले से ही टैग करना होगा। ये नियम खासकर उन अनरजिस्टर्ड लिंक्स और फ्रॉड कॉल बैक नंबरों को टारगेट करेगा जिनका इस्तेमाल धोखेबाज आम लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। कंपनियों को ये नियम लागू करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अहमदाबाद में एक ऐसा म्यूजियम बना है जहां पर कला और तकनीक के तालमेल से आप शानदार अनुभव का आनंद ले पाएंगे। ये देश का पहला मल्टी सेंसरी म्यूजियम है जो कि बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि कुछ साल पहले विदेश घूमने के दौरान मल्टी सेंचुरी म्यूजियम का एक्सपीरियंस लेने वाले के मन में ही देश में ही ऐसे स्थापित करने का आइडिया आया। कौन थे वो और किन्होंने ये सब कुछ बनाया है, आइए देखते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में देश का पहला मल्टी सेंसरी म्यूजियम बनकर तैयार है। नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ इंटरैक्टिव रूम्स, मन को झकझोर देने वाले भ्रम, गतिशील प्रकाश और स्पर्श करने वाली प्रदर्शनियां शामिल हैं। इस मल्टी सेंसरी स्पेक्ट्रा आर्ट एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम की खासियत यह है कि यहाँ आने वालों को सिर्फ देखकर ही नहीं बल्कि छूकर, सूंघकर और सुनकर भी अनुभव करने का मौका देता है। इसमें 3D प्रिंटिंग, इंटरैक्टिव टच सेंसिटिव डिस्प्ले, ऑडियो और सुगंधित प्रभाव जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कला और प्रदर्शनियों तक पहुंच आसान और समावेशी बनती है। स्पेक्ट्रा यानी रचनात्मक, कौतूहल और प्रयोगात्मक तकनीक का समन्वय, जहां चीजों को सिर्फ देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस भी किया जा सकता है। हमें कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी कैसे लगेगी, तो हमारी टोटल 5 बॉडी सेंसेस है, उसके थ्रू विजुअल, ऑडिटरी देखना, सुनना, स्मेल, टच एंड टेस्ट। सो इसी का एक हमने सेंसरी वर्ल्ड बनाने का ट्राई किया है जो हर किसी को पसंद आएगा। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आ सकते हैं बिकॉज इट्स अ सेंसरी वर्ल्ड।
और वो हर किसी को अच्छी लग सकती है। टोटल 8 अलग अलग हमने एक्सपीरियंस जोन बनाए हुए हैं, जो हर एक में आप टेंटेटिव 8 से 10 मिनट स्पेंड करो तो भी 80 मिनट का आपका यहाँ पे टाइम पीरियड रहेगा। एंड कोई आता है तो यस 1800 प्लस GST की टिकट साइज से आप अंदर आ सकते हो। ये म्यूजियम 60,000 स्क्वायर फीट में बना है। इसमें 8 अलग अलग एक्सपीरियंस जोन हैं जो भावनाओं को छूते हैं, कल्पनाओं को बढ़ाते हैं और नई सोच को प्रेरित करते हैं। इसमें देखने, सुनने, छूने और महसूस करने जैसी मानवीय संवेदनाओं पर खास ध्यान दिया गया है। इसके सभी 8 जोन को अपनी अलग अलग दुनिया की तरह डिजाइन किया गया है। इसके सभी 8 जोन को अपनी अपनी अलग दुनिया की तरह डिजाइन किया गया है। इसका एक प्रमुख आकर्षण देखने में बेहद खूबसूरत फ्लावर पैराडाइज कमरा है, जिसमें कांच, फूल और संगीत का संयोजन एक शानदार माहौल बनाता है। स्पेक्टर की अहम खासियत में छूने वाली संवेदनशील दीवारें शामिल हैं, जो एक्टिव थीम के आधार पर अलग अलग प्रतिक्रिया देती हैं। बेसिकली फर्स्ट थॉट 3 इयर्स बैक मेरे माइंड में आया था 3 साल पहले, जब मैं न्यूयॉर्क में मैं जब घूमने गया था। वहाँ पे एक एग्जीबिशन इस टाइप से थोड़ा था, बट वहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस था। देन मैंने बहुत रिसर्च किया, मार्केट स्टडी किया, बहुत सारी जर्नल्स आर्टिकल्स पढ़े, एंड देन आफ्टर एक सोचा कि अहमदाबाद, लाइक गुजरात में अहमदाबाद इज़ अ पोटेंशियल, और हमारा ये मानना है कि ये एक टूरिज्म पॉइंट तरीके से भी देखा जाएगा, वन ऑफ द टूरिज्म प्लेस कहा जाएगा। कुल मिलाकर ये एक सांस्कृतिक प्रोजेक्ट है जहां स्टूडेंट, युवा, क्रिएटर्स, कलाकार, इनोवेटर्स कुछ सीख सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। इस म्यूजियम के मुताबिक इसका मकसद एक ऐसा स्थान बनाना है जहां कला और तकनीक मिलकर इंद्रियों को जागृत करें, कल्पना का विस्तार करें और प्रत्येक व्यक्ति को उसके ब्रह्मांडीय संबंध की याद दिलाएं। इस मॉडर्न आधुनिक एक्सपीरियंस आर्किटेक्चरल को 22 नवंबर से सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक विजिटर्स के लिए खोला जाएगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल मेंस डे, तो वहीं टोरंटो में विंटर ओलंपिक्स की जर्सी फैशन शो में हुई शामिल। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पूरी दुनिया आज इंटरनेशनल मेंस डे मना रही है। हर साल 19 नवंबर को पुरुषों के लिए इस खास दिन को मनाया जाता है। ये दिन उन पुरुषों को शुक्रिया कहने का मौका होता है जो अपने देश, परिवार और समाज से जुड़ी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। 1999 में त्रिनिदाद और टोबैगो के इतिहासकार जेरोम तिलक सिंह ने इस दिन को मनाने का आइडिया दिया। उन्होंने अपने पिता के योगदान से प्रेरित होकर 19 नवम्बर को मेंस डे के रूप में प्रस्तावित किया था। इस विचार को आगे चलकर यूनेस्को और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन दिया और देखते ही देखते ये दिन दुनिया के कई देशों में मनाया जाने लगा। कैलिफोर्निया में वार्नर ब्रदर्स और पैरामाउंट के स्टूडियो में लगी प्रदर्शनी ने लोगों का दिल जीत लिया। यहाँ लोगों ने न सिर्फ इनकी फिल्मों के ऐतिहासिक किरदार देखे, बल्कि लोगों को हैरी पॉटर सीरीज का बड़ा सा कोलाज भी देखने को मिला। वहीं एक विशाल घड़ी यहाँ सबके आकर्षण का केंद्र बनी। साथ ही पैरामाउंट स्टूडियो के बाहर लगे फिल्मों के पोस्टर्स लोगों का इसके लिए आकर्षण बढ़ा रहे हैं। कैलिफोर्निया में एक्टर जेम्स वैन डेर बीक ने कैंसर मरीजों की मदद के लिए एक बड़ी और नेक पहल की। एक्टर ने अपनी चीजों की नीलामी करवाई। उन्होंने अपने कपड़े, जूते, टाई, कैप और बैग समेत दूसरी चीजें नीलामी के लिए रखी, जिनकी बोली लगाई गई। बड़ी संख्या में हॉलीवुड के सितारे इस ऑक्शन में शामिल हुए। कनाडा के टोरंटो में मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स 2026 के जर्सी फैशन शो में प्रदर्शित की गई। लाल और काले रंग की खूबसूरत जर्सी देखकर लोग हैरान रह गए। इस दौरान एथलीट्स ने जर्सी पहनकर लोगों का अपनी ओर ध्यान खींचा। ठंड के मौसम को देखते हुए जर्सी में जैकेट्स और टोपी को शामिल किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें जर्सी बेहद पसंद आई। खिलाड़ियों को जर्सी बेहद गर्म और आरामदायक लगी। शो में ओलंपिक्स को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में कोटा की बेटी ने रचा इतिहास। खेल जगत से जुड़ी ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का गुवाहाटी जाना कंफर्म हो गया है। बीसीसीआई की ताज़ा अपडेट में ये जानकारी सामने आई है। हालांकि वो 22 नवंबर से गुवाहाटी में टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं, इस पर अब भी सस्पेंस है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम के मुताबिक शुभमन गिल ट्रीटमेंट पर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनकी चोट पर लगातार नजर रखी जाएगी और दूसरे टेस्ट में उनके खेलने को लेकर अंतिम फैसला मेडिकल टीम की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत दूसरा मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। टीम ने दोहा स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में ओमान को 6 विकेट से हरा दिया। हर्ष दुबे ने नाबाद 50 लगाने के साथ 1 विकेट भी लिया। ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 135 रन बनाए। 136 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंडिया ए ने 17.5 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। राजस्थान के कोटा की बेटी ने वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में इतिहास रच दिया है। अरुंधति चौधरी ने सेमीफाइनल मुकाबले के तीसरे राउंड में 3 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी के खिलाड़ी को हराकर प्रतियोगिता फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले जाने वाले फाइनल में उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी से होगा। वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में भारत का सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया है, अब गोल्ड की बारी है। टोक्यो में खेले जा रहे 25वें डेफलिम्पिक्स गेम्स में आज 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं 50 मीटर राइफल प्रोन प्रतियोगिता में कुशाग्र सिंह राजावत ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय खिलाड़ी डेफलिम्पिक्स गेम्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिडनी से गुड न्यूज ये आई है कि यहाँ चल रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस सिंगल में लक्ष्य सेन और एच एस प्रणॉय समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे दौर में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।